नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। नया सीजन तो शुरू हो चुका है, लेकिन बात अब आ जाती है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। अब आप पूछेंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या हो गया भाई, ऐसा क्या मतलब कोई नई स्कीम लेके आया हूं क्या मैं? 25 दिन में पैसा डबल? बिल्कुल दोस्तों, 25 दिन में तो नहीं, लेकिन लगभग 9 से 10 महीने में, जितना भी लंबा सीजन होता है उसके बाद आपका पैसा डबल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन। दोस्तों, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं आपके हर टीम में ना, जिनके स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं थ्रू आउट द सीजन कि यार ये ना लड़का कुछ अच्छा करेगा और इस पे है ना मैं दाव लगाता हूं, और जब ये एंड में अच्छा करेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो मैं ऐसे प्लेयर्स की बात करने वाला हूं इस वीडियो में। एक ऐसी 11 मैं आज आपको देने वाला हूं शानदार, इस सीजन के बेसिस पे जो जो साइनिंग्स अभी हुई हैं और जो प्लेयर्स पिछले कुछ समय में भी जुड़ चुके हैं इन टीमों से। एक ऐसी 11 देने वाला हूं मैं, ऐसे 11 प्लेयर्स आपको मैं आज बताने वाला हूं जिनमें आपको अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट करने चाहिए, जिन पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर सकते हैं इस सीज़न। इस वीडियो में मैं उन प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा ज़्यादा जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हाईली रेटेड हैं ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि बाबा लमीन यमाल में इन्वेस्ट कर दो। लमीन यमाल में तो पूरी दुनिया ही इन्वेस्ट कर चुकी है कि बाबा आप इन्वेस्ट कर दीजिए एस्तवो विलिन में। एस्तवो विलिन को भी सब जानते हैं, आते ही कुछ तूफानी कर दिया है एस्तवो विलिन ने, तो ये तो जाने पहचाने नाम है। कोल पामर में इन्वेस्ट कर दो, मोहम्मद साला में इन्वेस्ट कर दो, नहीं किलियन एम्बापे टाइप के प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में उन प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों जिनको शायद बहुत लोगों ने खेलते हुए नहीं देखा है, और अगर खेलते हुए देखा है तो शायद उतनी बात नहीं हो रही है इनकी जितनी होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है इस वीडियो का। अगेन बहुत नाम ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा टैलेंटेड फुटबॉलर है, तो ज़रूर आप बाय ऑल मीन्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मैं कुछ नाम मिस कर दूंगा। ये जस्ट मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आपको नज़र बना के रखनी चाहिए स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द 2025-26 सीजन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अब सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर की। मेरे हिसाब से गोलकीपर जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, वो है एएस रोमा के माइल्स विलार। अगर हम रोमा की बात करें ना, लास्ट सीजन तो बड़ी खराब शुरुआत हुई थी उनकी। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रेलीगेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रोमा ने क्लाइम किया टेबल में, और लास्ट दिन तो ऐसे समीकरण बन रहे थे कि यूवेंटस यदि अपने मैच में पॉइंट्स ड्रॉप कर देते और रोमा जीत जाते तो चैंपियंस लीग तक क्वालिफाई कर जाते। लेकिन वो अल्टीमेटली हो ना सका अनफॉर्चुनेटली फॉर रोमा, और यूरोपा लीग तो खेल रहे हैं इस सीजन रोमा। और लास्ट सीजन ओवरऑल जिस तरीके की उनकी शुरुआत हुई थी, उस हिसाब से आप कहेंगे जो मैस था, मैनेजीरियल मैस था जो उनके सीजन में, लास्ट सीजन के शुरुआत में, उसको अगर आप मद्देनजर देखेंगे तो रोमा ने बहुत अच्छा किया लास्ट सीजन। उसका एक बहुत बड़ा पार्ट थे माइल्स विलार। अब माइल्स विलार में क्यों इतना उन पे बुलिश हो रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप एएस रोमा की बात करेंगे तो उनकी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे कीपर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं बाकी क्लब्स को, या मूव ऑन कर गए हैं वो बड़े क्लब्स की तरफ। जैसे अगर हम बात करें लिवरपूल के कीपर एलिसन, वो एएस रोमा से ही आए थे। अभी अगर हम बार्सिलोना के गोलकीपर की बात करें शेज़नी, तो उन्होंने भी रोमा में कंसिडरेबल टाइम बिताया था और वहां पे उन्होंने अपनी अच्छी फुटबॉल खेली थी। तो रोमा की जो स्काउटिंग है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है व्हेन इट कम्स टू गोलकीपर। और मेरे हिसाब से माइल्स विलार बहुत अच्छे गोलकीपर हो सकते हैं। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनका बहुत ज़बरदस्त है, शॉट स्टॉपर भी काफ़ी अच्छे हैं, और बड़े बड़े क्लब्स आप देखना उनके पीछे जाएंगे जिनको गोलकीपर की ज़रूरत होगी। आई होप कि कहीं ना कहीं अगर हम रॉबर्ट सैंचेज से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, एस चेल्सी फैन मैं कह रहा हूँ, या फिर अगर हमें नहीं समझ आ रहा कि कौन हमारे लिए नेक्स्ट गोलकीपर हो सकता है, माइक पेंडर्स पे दाव लगा रही है ये ओनरशिप, वो भी एक हाईली टाउटेड गोलकीपर है। बट मैं बहुत खुश हूँगा अगर माइल्स विलार जैसा गोलकीपर मेरे क्लब में आता है। तो मे बी उन क्लब्स के लिए जिनको गोलकीपर की ज़रूरत होगी फ्यूचर में, स्विलार एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वन टू डेफिनेटली वॉच आउट फॉर, इन्वेस्ट कर दीजिए तुरंत अभी इनमें। अब आ जाते हैं दोस्तों सेंटर बैक पेयरिंग पे। दो सेंटर बैक्स की मैं बात करने वाला हूं। तो मेरे पहले सेंटर बैक होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेनी योरो। लेनी योरो को अभी तक हमने ढंग से खेलते हुए नहीं देखा है मैन यूनाइटेड के लिए। अनफॉर्चुनेट था कि वो आते ही इंजर्ड हो गए, लेकिन आपको याद हो जब उनके ट्रांसफर की बातें चल रही थी तो रियाल मैड्रिड से भी लिंक था उनका। रियाल मैड्रिड भी काफ़ी ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन
लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको परस्यू किया, उनको अपना प्रोजेक्ट पिच किया और उनको कन्विंस किया कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड आए और मैन यूनाइटेड ज्वाइन करे। लेनी योरो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप उनके अंडरलाइन नंबर्स देखेंगे तो बड़े जबरदस्त है। अगर हम पिछले ही मैच की बात कर लें, फुलम वाले मैच की बात करें, तो आप वहां पे उनका परफॉर्मेंस देखिए। मुझे उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा लगा था। बैक 3 हो चाहे बैक 4 हो, आराम से किसी भी सिस्टम में वो खेल सकते हैं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी काफी अच्छी है और एक टैकल भी उन्होंने मारा था। जो लास्ट डिस्क टैकल्स की हम बात करते हैं, जो फिजिकलिटी की बात करते हैं, वो लेनी योरो से हमें देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर। और वो सेंट्रल मिडफील्डर जिसकी सख्त रूप से तलाश इस समय तत्काल प्रभाव से चाहिए मैन यूनाइटेड को, अगर वो सेंट्रल मिडफील्डर आ जाता है और वो सपोर्ट दे देता है लेनी यूरो को, तो आप लेनी यूरो को इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। मेरे पहले सेंटर बैक पिक होंगे, वन टू वॉच आउट फॉर लेनी यूरो। दूसरे सेंटर बैक होंगे मेरे इस टीम के उस क्लब से जो फैक्ट्री बनी हुई है इस समय यूरोपियन फुटबॉल में टैलेंट की, लिल के एलेक्सांद्रो रिबेरियो। 26 साल के ब्राजीलियन सेंटर बैक है रिबेरियो। और अगर आप लिल से पिछले कुछ समय में निकले हुए टैलेंट्स की बात करें तो उनमें शामिल है अभी अभी रिसेंटली जो पीएसजी ने गोलकीपर साइन किए हैं, लूकास शेविलियर, जॉनथन डेविड जो यूवेंटस जा चुके हैं, लेनी यूरो की ही जिनकी मैंने अभी बात की जो मैन यूनाइटेड आए हैं, और डिया कीटे जो बोनमथ ने साइन किए हैं। तो बहुत टैलेंटेड और अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स पिछले कुछ समय में लिल ने प्रोड्यूस किए हैं। रिबेरियो की बात करूं तो एक बहुत अच्छे सेंटर बैक है, बॉल पे बहुत ज्यादा कंपोज्ड हैं। डूल्स के अगर आप नंबर की उनकी बात करेंगे तो काफी हाई हैं, बहुत अच्छे हैं, चाहे वो ग्राउंड डूल्स की हम बात करें, चाहे हम एरियल डूल्स की बात करें। क्रेडिट टू कार्लो एंचेलोटी जिन्होंने एक बोल्ड कॉल लिया था लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक में, जब गैब्रियल इंजर्ड थे तो उन्होंने रिबेरियो को कॉल अप दिया था ब्राजील की टीम के लिए ओवर द लाइक्स ऑफ मुरिलो जो नॉटिंगम फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा खेले थे लास्ट सीजन। अगर हम नॉटिंगम फॉरेस्ट की बात करें जो उनका इतना अच्छा सीजन गया था, तो मुरिलो उनके सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उनके ऊपर रिबेरियो को उन्होंने कॉल अप दिया, वहां पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस इंटरनेशनल ब्रेक में ब्राजील के लिए बेस्ट प्लेयर की तरह उभरे और दोनों हाथों से अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बताया कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। यहीं पे ही अगर हम मेन स्ट्रीम मैचेस की बात करें, चैंपियंस लीग में अगर आप लास्ट सीजन आपको याद हो लिल का मैच हुआ था लिवरपूल के अगेंस्ट, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास अटैकर्स के सामने भी। ओवरऑल उनका लीग का सीजन बहुत अच्छा गया था और मेरे ख्याल से जिन क्लब्स को सेंटर बैक्स की जरूरत है उनके लिए एक बहुत अच्छी और श्रूड साइनिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल बार्सिलोना ने अभी अभी इनिगो मार्टिनेज को खोया है, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं बार्सिलोना के लिए, लेकिन अगर वो एक डील स्ट्राइक कर सकते हैं लील के साथ रिबेरियो के लिए तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और श्रूड साइनिंग साबित हो सकती है। मैं तो ये भी कह रहा था कि भाई कोलविल को जब हुई है एसीएल इंजरी, चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो सेंटर बैक्स हमें ऐसे चाहिए जो बहुत कोई ब्लॉकबस्टर नहीं हो, बहुत बड़ा प्राइस टैग लेके ना आ रहे हो, लेकिन अच्छे और इफेक्टिव साइनिंग की तरह साबित हो सकते हैं। तो जिन क्लब्स को चाहिए एक सेंटर बैक, एक अच्छा सेंटर बैक चाहिए, बॉल पे अच्छा, डूल्स में अच्छा, नंबर जिसके अच्छे हैं, रिबेरियो शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। इन दोनों प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए दोस्तों, लेनी यूरो और एलेक्जेंडर रिबेरियो। अब आ जाते हैं फुल बैक्स पे। पहले मैं बात करूंगा राइट बैक की, और राइट बैक होंगे मेरे ब्रेंटफोर्ड के 21 साल के माइकल कायोडे। ये सीजन कायोडे के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है और मेरे ख्याल से ब्रेकआउट स्टार प्रूव हो सकते हैं वो ब्रेंटफोर्ड के लिए इस सीजन। एक ना नैरेटिव चल रहा है काफी टाइम से कि इटालियंस या इटालियन लीग से जो आते हैं, इटालियन सीरिया से जो प्लेयर्स आते हैं प्रीमियर लीग में, उनकी बहुत कम तादाद है जिन्होंने एक अच्छा और एक बड़ा करियर बनाया है प्रीमियर लीग में। बहुत चुनिंदा फुटबॉलर्स हैं, कम ऐसे फुटबॉलर्स हैं जिनको आप मतलब उंगलियों पे गिन पाएंगे कि हाँ हाँ यार ये इटालियन था जो आया और जिसने अच्छा किया प्रीमियर लीग में। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे, 2-3 साल में देखेंगे, तो एक शिफ्ट आ रहा है, विजिबल शिफ्ट है। अगर हम स्पर्स की बात करें तो उनके पास विकारियो हैं, अच्छा कर रहे हैं। आर्सेनल ने काला फ्योरी को साइन किया है। न्यूकासल की अगर हम बात करें तो सैंड्रो टोनाली उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं। ब्राइटन ने एक सेंटर बैक साइन किए हैं अभी, डिएगो कपोला। उसके बाद अभी अभी थोड़े दिन पहले जब लिवरपूल की बातें चल रही थी, मार्क गेही चाहिए, एक और सेंटर बैक चाहिए, तो उन्होंने पार्मा से जियोवानी लियोनी को साइन किया। और इसी बीच हमने देखा कि ब्रेंटफोर्ड में माइकल कायोडे भी आए। फियोरेंटीना से इनको साइन किया गया है दोस्तों, बड़े ही यंग हैं और क्लब्स को भी रियलाइज हो गया है कि इटालियन सीरिया से कुछ अंडररेटेड जेम्स को पाया जा सकता है एट अ वेरी गुड प्राइस। कायोडे की अगर मैं बात करूं तो फियोरेंटीना से आए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उन्होंने लास्ट सीजन। एक्स यूवेंटस अकेडमी के प्लेयर हैं और फियोरेंटीना के साथ प्रीमावेरा यानी कि यूथ डिवीजन का
कोपा इटालिया और सुपर कोपा इटालियाना जीत चुके हैं। 2023 में इटली की जो टीम अंडर 19 यूरोस जीती थी उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा थे माइकल कायोडे, और फ्योरेंटीना के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देके उस सीजन वो उनके साथ यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल भी खेले थे। 2024 में उन्हें बेस्ट इटालियन अंडर 21 के टैलेंट का अवार्ड मिला था। और मान लीजिए अगर ब्रेंटफोर्ड रेलीगेट हो गई इस सीजन तो कायोडे उन क्लब्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं जिन्हें एक राइट बैक की दरकार है या कोई फुल बैक चाहिए। तो ये तो हो गया मेरे राइट बैक। अब अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूं, अपने दूसरे फुल बैक की बात करूं, तो वो होंगे बोर्नमथ की नई साइनिंग एड्रियन ट्रूफेट। एड्रियन ट्रूफेट को निकनेम दिया गया है द फ्रेंच रॉबर्टसन, और बोर्नमथ ने उनको साइन किया जब मीलो करकेस को उन्होंने खो दिया लिवरपूल को। मेरे ख्याल से ट्रूफेट एक बहुत ही केपेबल रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है मीलो करकेस के लिए। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, 150 से ज्यादा मैचेस खेलने का उन्हें एक्सपीरियंस है सीनियर लेवल पे। ओलंपिक्स में हमने ट्रूफेट को खेलते हुए देखा था जहां पे उन्होंने फ्रांस के लिए खेलते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था फ्रांस के साथ। प्रीमियर लीग के ही सीजन के अगर हम पहले मैच की बात करें तो उनकी एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी लिवरपूल के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने काफी सारे डूल्स जीते, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उन्होंने इस मैच में, और एक बहुत ही अच्छी और अटैकिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी उनसे लेफ्ट फ्लैंक पर। ईराओला जिस तरीके के मैनेजर है, हमें पता है कि उन्हें बहुत हाई ऑक्टेन और बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फुल बैक्स यूज़ करना पसंद है अपने अटैक के लिए। तो उस लिहाज से ट्रूफेट बहुत अच्छी साइनिंग हो सकते हैं बोर्नमथ के लिए, और देखते हैं जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करता है उनका सीजन कैसा जाता है। लेकिन मेरे लिए डेफिनेटली 1 टू वॉच आउट फॉर। अब आ जाते हैं मिडफील्ड पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस टीम का, और यहाँ पे आपको बहुत ही एक्साइटिंग 4 नाम दिखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हमारी इस इन्वेस्ट योर स्टॉक्स टीम के 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स की। पहले होंगे बार्सिलोना के मार्क बर्नाल और दूसरे होंगे एसी मिलान से सैमुअल रिची। अगर हम वर्ल्ड फुटबॉल में नंबर 6 की बात करें जो प्रेस रेजिस्टेंट है, तो आई थिंक इन दोनों का नाम उस लिस्ट में जरूर आएगा। यंग मिडफील्डर्स जो प्रेस रेजिस्टेंट हैं, नंबर 6 के रोल में बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। मार्क बर्नाल की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेट था उनका लास्ट सीजन, एसीएल से वो बाहर हो गए थे। सैंपल साइज उनका उतना नहीं है, लेकिन लास्ट सीजन की अगर हम प्री सीजन परफॉर्मेंसेस की बात करें और रायो वायोकानो के गेम को देखकर यह कहा जा सकता है कि ला मासिया हैज डन इट अगेन। इस सीजन हो सकता है हम बार्सिलोना के लिए बर्नाल को ब्रेकआउट सीजन देते हुए देखें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा उन्हें इंटीग्रेट करने में टीम में, क्योंकि अभी अभी एक एसीएल इंजरी से वापस आ रहे हैं। लेकिन मार्क बर्नाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरह साबित हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए इस सीजन। जैसा मैंने कहा, ला मासिया के ग्रेजुएट हैं, उन्हें पता है द बार्सिलोना स्टाइल ऑफ प्लेइंग। पेड्री के बिना कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टीम को फंक्शन करने में, हमें सब पता है। तो पेड्री को अगर रेस्ट देना हो, आपको उनके मिनट्स मैनेज करने हो, तो मार्क बर्नाल जैसा आप एक प्लेयर ला सकते हैं। आई नो डैनी ऑल्मो है, लेकिन अभी जैसे अगर हम फर्मीन लोपेस की बात करें, फर्मीन लोपेस को भी कभी कभी उस रोल में यूज किया जाता है। फर्मीन लोपेस की बात चल रही है कि शायद वो ट्रांसफर हो जाए, उनका चेल्सी से अभी लिंक आया है। मार्क बर्नाल आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, चाहे आपको उनको सेंट्रल मिडफील्ड में खिलाना हो, चाहे आगे खिलाना हो स्ट्राइकर के पीछे। ही कैन प्ले एनीवेयर, बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम में फिट हो सकते हैं और मच नीडेड डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं बार्सिलोना को। देखना होगा कि उनको इस सीजन कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, बट मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट स्टार की तरह प्रूव हो सकते हैं। यहीं अगर हम उनके पार्टनर की बात करें इस टीम में, तो जो उम्मीद बार्सिलोना को मार्क बर्नाल से होगी, सेम उम्मीद एसी मिलान को होगी सैमुअल रिची से, जिनका टोरिनो के लिए लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था। सेम ट्रेड्स, प्रेस रेजिस्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपोज्ड और काम रहते हैं बॉल पे। अगर हम ट्रांसफर विंडो से पहले की बात करें तो दोनों मिलान क्लब्स, इंटर और एसी मिलान, दोनों उनमें इंटरेस्टेड थे। यूवेंटस भी इंटरेस्टेड थी एक पॉइंट पर। तो ये दिखता है कि रिची कितने ज्यादा हाईली रेटेड है और सारे क्लब्स को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सब चाह रहे थे कि भाई इस प्लेयर को हम साइन कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि एसी मिलान का मूव उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मैक्स एलेग्री उनको एक रजिस्टा पोजीशन में नंबर 6 में यूज कर सकते हैं, और जिस तरह से एसी मिलान ने पिछले कुछ समय में मिडफील्डर्स निकाले हैं, चाहे वो सैंड्रो टोनाली हो, तिजानी राइंडर्स अभी अभी मैन सिटी गए हैं, ऑलरेडी एक बार्गेन की तरह साबित हो रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में सैमुअल रिची भी एक उस तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे अगर मैं अपने 2 वाइड मिडफील्डर्स की बात करूं तो एक होंगे बेनफिका के रिचर्ड रियोस और दूसरे होंगे बायर्न म्यूनिख के टॉम बिस्कॉफ। रिचर्ड रियोस की अगर आप बात करें तो ही हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मिडफील्डर्स जो हमने पिछले 1-2 साल में देखे हैं। चाहे हम कोलंबिया के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस की बात कर लें कोपा अमेरिका में पिछले साल, जहां पर उन्होंने हामेस रोड्रिगेज के लिए बहुत ज्यादा डर्टी वर्क किया था और अपनी प्रेजेंस शो की थी मिडफील्ड में, या फिर अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ था जहां पे पाल्मेरास के लिए वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थे। बिल्कुल जो आप उनका
परफॉर्मेंस देख लीजिए पाल्मेरास के लिए। साउथ अमेरिकन टीम्स ने बहुत इंप्रेस किया था फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, सब पाल्मेरास से ही एस्तेवाओ की बात कर रहे थे, फ्लूमिनेंस के जॉन आरियास की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लेयर थे साउथ अमेरिकन क्लब्स की अगर हम बात करें क्लब वर्ल्ड कप से, तो वो थे रिचर्ड रियोस। रिचर्ड रियोस एक बहुत ही टेनेशियस डुअल विनिंग और बॉल कैरिंग प्रोफाइल के साथ प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर है। सीधा फुटसाल बैकग्राउंड से आते हैं, तो काफी ज्यादा उनमें ट्रिकरी और एक फ्लेयर है, और वो साउथ अमेरिकन फ्लेयर जो हम बात करते हैं, चाहे हम वो अर्जेंटीना के प्लेयर्स में बात करें, कोलंबिया के प्लेयर्स में बात करें, ब्राजील के प्लेयर्स में बात करें, ब्राजील के प्लेयर्स के लिए अक्सर वो यूज किया जाता है, बट रिचर्ड रियोस भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। लॉन्ग रेंज शॉट्स भी मार सकते हैं बहुत अच्छे से, और स्टाइलिस्टिकली अगर हम प्रोफाइल की बात करें ना, तो अगर आपको उनको कंपेयर करना हो स्टाइलिस्टिकली, तो राजदा नाइनगोलन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। नाइनगोलन का जो प्रोफाइल था ना, कि डूल्स में जाना है, टेक्निकल भी है बॉल पे, दूर से बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकते हैं, और बेसिकली अ मेनेस एंड न्यूसेंस टू डील विद मिडफील्ड में। रिचर्ड रियोस बिल्कुल उसी तरीके के मिडफील्डर है। लास्ट सीजन पाल्मेरास के साथ जो उनका सीजन था बहुत ही बेहतरीन गया था, और साफ दिख रहा था कि ये बंदा ना आउटग्रो कर गया है ब्राजीलियन लीग को, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई यूरोपियन क्लब आएगा और इसको ले जाएगा। और वही हुआ इस ट्रांसफर विंडो में, बेनफिका आए, और बेनफिका का तो एक रिकॉर्ड भी रहा है। अगर हम बेनफिका के मिडफील्डर्स की बात करें, फॉरवर्ड्स की मैं इतनी बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मिडफील्डर्स या विंगर्स की बात करें, तो भाई बेनफिका का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है कुछ प्लेयर्स को लेके, स्पेशली जो वो साउथ अमेरिका से रिक्रूट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साइनिंग हो सकती है ये, और देखना होगा कि अब यूरोपियन फुटबॉल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं रिचर्ड रियोस। सिर्फ 25 साल के हैं, एज प्रोफाइल भी एकदम सही है, एंड डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर। दूसरी साइड के अगर हम मिडफील्डर की बात करें, तो वो होंगे बायर्न म्यूनिख के टॉम बिस्कॉफ। बायर्न म्यूनिख ने इनको साइन किया इसी सीजन हॉफनहाइम से, और आपने बहुत सारे बायर्न फैंस को बोलते हुए सुना होगा ये, चाहे मैं अपने वॉच अलॉन्ग्स की बात कर लूँ, चाहे नॉर्मल कोई डिस्कशन होता है बायर्न म्यूनिख पे, उसमें अगर मैं बात कर लूँ, तो काफ़ी फैंस एक चीज़ बार बार बोल रहे थे पिछले कुछ समय से कि भाई गोरेट्स्का को निकालो, गोरेट्स्का को बाहर करो, ही इज पास्ट इज प्राइम, हो गया अभी उनका, जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे हो चुका, अब कोई एक नया बंदा लेके आओ जो मिडफील्ड में उसी तरीके से या उससे बेहतर खेल के हमको दिखाए, एंड वी कैन मूव ऑन, और अपनी आगे की हम टीम प्लान कर सकें। बिल्कुल वही चीज़ करने के लिए, वही रोल में कमी पूरी करने के लिए गोरेट्स्का का जो आप सक्सेसर कह सकते हैं, एक प्लेयर जो चाहिए था उनको, वो मिल गया है। सेम प्रोफाइल, टॉम बिस्कॉफ फ्रॉम हॉफनहाइम टू बायर्न म्यूनिख। अगर हम लास्ट सीजन के अंडर 21 मिडफील्डर्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पासेस किए, उसमें बिस्कॉफ का नाम शामिल है, विच इंक्लूड्स द लाइक ऑफ पेड्री, मोइसेस काइसेडो, निको रोवेला एक्सेट्रा। तो अगर आप ऐसे नामों में शामिल है, तो इससे पता चलता है कि आपके पास कितनी ज्यादा एबिलिटी है। बिस्कॉफ की सबसे अच्छी एबिलिटी ये है कि ही इज अ वेरी वेल राउंडेड मॉडर्न डे हाइब्रिड मिडफील्डर। बेसिकली जैसे गोरेट्स्का को प्रोफाइल किया था बायर्न ने, चाहे आप उनको एक डुअल विनर की तरह खिलाना चाहें, चाहे आप उनको एक डबल पिवट में खिलाना चाहें, चाहे आप उनको एक नंबर 10 खिलाना चाहें, या लेफ्ट साइडेड प्रोग्रेसिव नंबर 8 की तरह खिलाना चाहें, मल्टी फैसेटेड मल्टी फंक्शनल मिडफील्डर है, जो कि आज की तारीख में आप कह सकते हैं एक ब्लेसिंग ही है। आजकल इतना सिस्टेमिक और इतना ज़्यादा प्रोफाइल डिपेंडेंट हो गया है ना फुटबॉल, कि हर मैनेजर को चाहिए कि भाई मेरा एक प्लेयर ना अलग अलग प्रोफाइल के लिए हो, तो मैं अपना सिस्टम बहुत अच्छे से खिला सकता हूँ। इसी तरीके के जो मिडफील्डर्स होते हैं ना, अगर आ जाएं आपके पास, जो कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, किसी भी सिस्टम में खेल लेते हैं, बहुत बड़ी आपके लिए एक सहूलियत हो जाती है, और बिस्कॉफ वो काम कर सकते हैं विंसेंट कंपनी और बायर्न म्यूनिख के लिए इस सीजन। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत यंग है अभी भी, टाइम उनको देना पड़ेगा, लेकिन वन टू डेफिनेटली इन्वेस्ट योर स्टॉक्स इन। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड 2 पे। 2 फॉरवर्ड्स 2 स्ट्राइकर्स अगर हम बात करें, तो कौन 2 फॉरवर्ड्स होंगे जिनमें आपको अपने सीजन स्टॉक इन्वेस्ट करने चाहिए? तो पहला नाम होगा दोस्तों मेरे लिए सेरू गिरासी। अब सेरू गुरासी के लिए आप कहेंगे कि गुरासी तो ऑलरेडी 29 साल के हैं, अपनी प्राइम में हैं, बाकी प्लेयर्स तो काफ़ी यंग है, अभी अपनी प्राइम में आएंगे, कुछ प्लेयर्स ने तो अभी अभी कदम रखा है यूरोपियन फुटबॉल में, गुरासी को तो हमने खेलते हुए देख लिया है बहुत अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो स्ट्राइकर मार्केट है ना, उसमें पागलपन चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। और अभी अगर हम यंग स्ट्राइकर्स की बात करें ना, तो वो पंट वर्दी ही आप बोलेंगे उनको, आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ श्योर शॉट ये बंदा चली जाएगा। 60-60 70-70 मिलियन खर्च करके टीमें जो ला रही हैं स्ट्राइकर्स, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें वो? क्योंकि उनको एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे प्लेयर मिल रहा है जो उनको यंग ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे उनको उसको रीसेल करना है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उसकी कुछ रीसेल वैल्यू मिले। अगर 22 साल का स्ट्राइकर आप 70 मिलियन में ला रहे हैं, 5 साल में वो डेवलप हो गया, तो आप उसको 100-110 मिलियन में बेच सकते हैं। सेरू गुरासी जैसे प्लेयर पे कोई पंट नहीं लेते हैं, ज़्यादा क्लब्स पंट नहीं लेते हैं, जो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और पंट लेने वाली भी बात नहीं है, अब तो सेरू गुरासी एक प्रूवन गोल स्कोरर भी हो गए हैं। मेरे ख्याल से
काफी अंडर अप्रिशिएटेड है, काफी अंडर रेटेड है, तो इनकी बात होनी चाहिए थोड़ी सी। गिरासी को उस तरीके का रिकग्निशन नहीं मिला है दोस्तों जो मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते हैं। पीआर नहीं है, डॉर्टमंड के प्लेयर होते हैं तो डॉर्टमंड को ज़्यादा सीरियसली लिया भी नहीं जाता, सेलिंग क्लब की तरह ही देखा जाता है कि हाँ भैया डेवलप कर देते हैं प्लेयर को और बेच देते हैं, यंग एक्साइटिंग प्लेयर्स तो हमेशा रहते हैं, बट इतना कुछ और खास नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनकी उतनी बात होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। स्ट्राइकर्स की बात करते हैं तो प्योर नंबर्स की बात होती है। पिछले 55 स्टार्ट्स में उनके 56 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें 49 गोल्स और 7 असिस्ट शामिल हैं, और ये सिर्फ लीग के उनके नंबर्स है, इसमें मैंने ऑल कॉम्पिटिशंस शामिल नहीं किए हैं। अगर मैं उनके कुछ ट्रेड्स की बात करूं तो लिंकअप प्ले उनका बहुत अच्छा है, काफी फिजिकल स्ट्राइकर हैं, बिल्डअप में बहुत मदद करते हैं टीम की, और होल्डअप भी उनका काफी बढ़िया है। उसके बाद एक चीज जो आजकल बहुत सारे स्ट्राइकर्स में मिसिंग है वो है एरियल एबिलिटी। एरियल एबिलिटी भी गिरासी की बहुत जबरदस्त है। 2 साल पहले यूरोपियन गोल्डन बूट की रेस में सेकंड आए थे, स्टुटगार्ट के साथ 28 गोल मारे थे 28 मैचेस में, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन में मदद की थी स्टुटगार्ट की उस सीजन। पिछले सीजन बुंदेसलीगा में सिर्फ 4 गोल ही कम थे उनके हैरी केन से, अगर हम गोल्डन बूट रेस की बात करें। डॉर्टमंड का भी सीजन काफी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था पिछले साल, एक टाइम पे टेबल में 11 थी डॉर्टमंड, वहां पे बचाया था सेरू गुरासी ने उनको। यहीं पे अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें तो चैंपियंस लीग में उनका 17 गोल कंट्रीब्यूशन था, जिसमें 13 गोल्स और 4 असिस्ट शामिल थे। हाईएस्ट गोल स्कोरर 12 स्टार्ट्स में डॉर्टमंड जब क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई थी चैंपियंस लीग में, तब तक फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी 4 गोल्स मार के टॉप स्कोरर की लिस्ट में शामिल थे सेरू गुरासी। अगर इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें तो अपनी कंट्री गिनी के लिए ऑलरेडी एफकॉन क्वालिफायर्स में एक हैट्रिक मार चुके हैं, और इस सीजन डॉर्टमंड के लिए उन्होंने एक लेट विनर मार के एक मैच भी जिताया था उन्हें। तो ये नंबर्स आपको बताते हैं कि कितने अंडर अप्रिशिएटेड हैं वो, और उनकी इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और कुछ परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात कर ले, लास्ट सीजन बड़ी बड़ी टीम्स को परेशान किया था उन्होंने चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन, जैसे लेवरक्यूसन हो, स्टुटगार्ट हो, बार्सिलोना हो, अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी उनकी। तो आई एम हैप्पी कि इस बार बैलन डॉर नॉमिनेशंस में शामिल है गिरासी, और एक ऐसा स्ट्राइकर मार्केट जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, जहां पे ऑप्शंस की बहुत कमी है और आपको सही प्राइस पे सही प्लेयर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, गिरासी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम है बस कि 29 ईयर्स के हैं, बट डेफिनेटली समवन टू इन्वेस्ट योर स्टॉक्स इनटू दिस सीजन। अब मेरे आखिरी प्लेयर इस टीम में और दूसरे फॉरवर्ड होंगे इंटर मिलान के यंगस्टर फ्रांचेस्को पियो एस्पोसितो। 19 साल के एक यंगस्टर हैं, वन ऑफ द मोस्ट हॉट प्रॉपर्टीज अगर हम यंग स्ट्राइकर्स की बात करें यूरोपियन फुटबॉल में। तीनों एस्पोसितो भाइयों में बीच वाले हैं ये, तो ही इज नीदर द यंगेस्ट नॉर द एल्डेस्ट एस्पोसितो ब्रदर, लेकिन वन डेफिनेटली टू वॉच आउट फॉर। तो एक एक्सपीरियंस फॉरवर्ड हो गया गिरासी, तो दूसरा यंगस्टर हम रखना चाहेंगे अपनी टीम में, वो होंगे फ्रांचेस्को पियो एस्पोसितो। एस्पोसितो की अगर हम बात करें तो क्लब वर्ल्ड कप में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उनकी, ऑल्दो राउंड ऑफ 16 से ही नॉकआउट हो गई थी इंटर, बट उसमें अगर हम कुछ प्लेयर्स जिन्होंने इंप्रेस किया था तो एस्पोसितो उसमें जरूर शामिल थे। रिवर प्लेट वाला गेम आपको याद होगा क्लब वर्ल्ड कप में, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसमें, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी एस्पोसितो ने। काफी बड़े फिजिकल और एक प्राइम बार्कलेस टाइप के स्ट्राइकर वाली वाइब देते हैं आपको। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि नापोली का 45 मिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था इंटर मिलान ने 19 साल के एस्पोसितो के लिए। इससे पता चलता है कि नापोली उन्हें कितना ज्यादा रेट करते हैं और इंटर खुद कितना ज्यादा उन्हें रेट करते हैं। उनमें वो अपना फ्यूचर सुपरस्टार देखते हैं और इतनी आसानी से वो अपने क्लब से उन्हें जाने नहीं देंगे। अगर हम इंटर के कुछ फॉरवर्ड्स की बात करें तो लुतारो मार्टिनेज को वो सपोर्ट नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं या जिसकी उनको जरूरत है। मार्कस थुरम तो जरूर हैं, लेकिन तरेमी, अर्नाटोविच, कोरिया, वो उस लेवल की परफॉर्मेंसेज हमें उनसे नहीं देखने को मिली जब जरूरत थी इंटर को, या उन्हें था कि भाई कोई आके लुतारो मार्टिनेज को सपोर्ट कर दे, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रहेगा। और लास्ट सीजन एट टाइम्स जब था कि हाँ ट्रेबल भी जीत सकती है इंटर, अल्टीमेटली दे एंडेड अप ट्रॉफीलेस। उस लिहाज से एस्पोसितो का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर मिलान के लिए इस सीजन। 2023 में इटली के साथ अंडर 19 यूरोज इन्होंने जीता था। 2023-24 के सीरी बी फुटबॉलर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है इन्हें, जहां पर स्पेत्जिया के लिए लोन पे उन्होंने 35 अपीयरेंसेस में 20 गोल और 2 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। और अब देखना होगा कि सीरी आ में वो इस सीजन कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक बहुत ही यंग और एक्साइटिंग प्लेयर, और इटली को भी एक ना बहुत समय से स्ट्राइकर की तलाश है। तो क्या पियो एस्पोसितो वो कमी उनके लिए पूरी कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? देखना होगा, मजा आएगा इस सीजन बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं शख्स की जो मैनेज करेगा इस टीम को। मैनेजर जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, एंड इट इज नन अदर देन चेल्सी लेजेंड सेस्क फैब्रिगास। कोमो के मैनेजर सेस्क फैब्रिगास ने बहुत इंप्रेस किया है अपने अर्ली डेज में। काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है कोमो का अगर आप देखेंगे, और बहुत अच्छी फुटबॉल खिला रहे हैं वह उस टीम को। इंडोनेशियन और अमेरिकन ओनर्स बैक कर रहे हैं कोमो को, और काफी यंग और एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं उस टीम में, और स्टाइल ऑफ फुटबॉल एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव चीज लगी मुझे कोमो के लिए, और हो सकता है इस सीजन आपको यूरोपियन प्लेसेस के लिए पुश करती हुई दिखे कोमो। तो दोस्तों ये है मेरी टीम,
एंड द प्लेयर्स हु यू शुड इन्वेस्ट योर सेल्फ इन। वैसे तो प्लेयर्स बहुत सारे हैं दोस्तों, हर किसी को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर मैं एक एक नाम पे बात करता तो 3 से 4 घंटे का वीडियो बन जाता। लेकिन कुछ ऑनरेबल मेंशंस जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, जस्ट मैं मेंशन करूँगा इन्हें, तो उसमें शामिल है गुंसालो गार्सिया रियल मैड्रिड के, जॉश एशेम्पोंग चेल्सी, आप देख सकते हैं पहले ही मैच में उन्होंने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। रॉड्रिगो मुनीज फुलम से, जेरेमी जाके स्टार्ड रिने से, असाना डियाओ कोमो से, मार्क प्यूबिल एटलेटिको से, और विला रियल के सेंटियागो मोरिनियो जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था। तो ये मेरे कुछ ऑनरेबल मेंशंस होंगे, ऐसे प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हैं जिन पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो और प्लेयर्स कौन है इनके अलावा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे बताइएगा, और आपको इस तरीके के वीडियो अगर अच्छे लगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के वीडियो और लेके आएँ आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से वो प्लेयर्स हैं अंडररेटेड, अंडर अप्रिशिएटेड, नॉट स्पोकन इनफ, या कोई प्लेयर आपको अच्छा लगा हो जिसको आपने स्काउट किया हो किसी लीग में, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एक अच्छी और फ्रूटफुल डिस्कशन की उम्मीद करता हूं मैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।